Hello, once again, good afternoon, all of you. In the morning class, we starting with the another group of classification congenital heart disorders in the children, that is the obstructive lesions alteration. In this morning session, we completed with the obstructive lesion alteration that co-arrectation of the aorta. Then next one, the another in this group obstructive lesion alteration, that is condition valve alterations. ठीक है, मीन्स ऑब्स्ट्रक्टिव जो कार्डियक कंजेनाइटल डिसऑर्डर समझो डिस्कशन कर रहे, ठीक है। तो उसी के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन अल्ट्रेशन जो क्लासिफिकेशन के अंदर जो एक ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर नेक्स्ट डिसाइड जो रहेगी वो वाल्व अल्ट्रेशन रहेगी, ठीक है। द वाल्व अल्ट्रेशन मीन्स जो वाल्व होता है, ठीक है, जैसे कि एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस एंड माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, ठीक है। तो वाल्व के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे रिलेटेड हम कंबाइनली हम डिस्कशन इसके अंदर करेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज जो एरोटिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और माइट्रल वाल्व, ये अलग भी आप डिस्कस कर सकते हैं, बट इस सेशन के अंदर हम उसको कंबाइनली तीनों को एक साथ में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वन द इट्स इंट्रोडक्शन फेज, ठीक है, इसका मीनिंग क्या रहेगा हेडिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट तीनों के अंदर एक जो वर्ड है वो कॉमन दिखाई दे रहा है, इसी के अंदर स्टेनोसिस वाली कंडीशन, ठीक है। तो स्टेनोसिस इट मींस नैरोइंग एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग द रेस्ट्रिक्टिंग फ्लो, ठीक है। मींस स्टेनोसिस का मतलब यदि कोई जो ट्यूबुलर सेक्शन होता है, मतलब जो एक ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर होता है उसी के अंदर या तो फिर नैरोइंग हो जाना एंड ऑब्स्ट्रक्टिंग, या तो भी उसके अंदर नैरोइंग होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, और उसी के बीच में से यदि कोई फ्लो मतलब कोई भी फ्लूइड का ड्रेनेज होता, मतलब उसका कोई फ्लो हो रहा होता, ठीक है, तो उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन आ जाना, मतलब रुकावट आ जाना, ठीक है। तो उसी कंडीशन को हम स्टेनोसिस का बोलते हैं, ठीक है। स्टेनोसिस का मीन्स कि एक होलो स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब ये ऐसा होलो जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर, उसके अंदर नैरोइंग हो जाना, ठीक है। मीन्स इसीलिए के अंदर वो नैरो हो गया, ठीक है। फिर इसके नैरो होने के बाद में इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना है, या फिर जो फ्लो इसके अंदर होता है, ठीक है, इसी फ्लो के अंदर रेस्ट्रिक्शन आ जाना, मतलब धीरे धीरे रुकावट उसके अंदर जनरेट हो जाती है, तो उसी कंडीशन को हम स्टेनोसिस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वाल्व अल्ट्रेशन के अंदर हम तीन वाल्व को एक साथ में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर एरोटिक वाल्व स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल्व स्टेनोसिस एंड माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, ठीक है। तो वर्ड स्टेनोसिस का मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का नैरोइंग या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, जिसकी वजह से उसका जो फ्लो रेट का जो पाथवे होता है उसके अंदर रुकावट आ जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट एरोटिक वॉल, पल्मोनरी वॉल और माइट्रल वॉल, ठीक है, इनका डिस्कशन हम करेंगे। तो द एरोटिक वॉल, the valve between the left ventricle and the aorta, ठीक है। तो बेसिकली नॉर्मल जो हार्ट का स्ट्रक्चर के अंदर आप नोटिस कीजिए, is the meaning of the aortic valve, a valve between the left ventricle and the aorta, ठीक है। तो aortic valve का stenosis it means the narrowing and the obstruction and the restriction of the flow between the aortic valve, ठीक है। इसके अंदर जो कनेक्शन होता है, तो एरोटा और जो लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्शन बनवाने के लिए जो एक वाल्व होता है जिसको एरोटिक वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो इसी वाल्व के अंदर स्टेनोसिस इट मींस उसके अंदर नैरोनेस उसके अंदर अवेलेबल रहेगी, या फिर उसके अंदर स्लोली उसके ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो जनरेट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है पल्मोनरी वाल्व, ठीक है, मींस जो वाल्व जो कनेक्शन करता है द राइट वेंट्रिकल एंड बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। जो पल्मोनरी आर्टरी और
राइट वेंट्रिकल के बीच में जो कनेक्शन बनाता है, ठीक है, तो उसी कनेक्शन बनाने वाले वॉल्व को पल्मोनरी वॉल्व बोलते हैं, ठीक है, द वॉल्व बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। देन नेक्स्ट वर्ड है mitral valve, ठीक है, the mitral valve it means the valve between the left atrium and the left ventricle, means जो ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो कनेक्शन बना रहा है, ठीक है, ये वॉल्व माइट्रल वॉल्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हेडिंग का क्लैरिफिकेशन होता है कि वर्ड तीनों के अंदर जो लास्ट वर्ड स्टेनोसिस वो कॉमन है, तो स्टेनोसिस का मीनिंग ये, ठीक है। फिर हेडिंग के अंदर जो अलग जो डिफरेंट हेडिंग है, द एरोटिक वॉल, पल्मोनरी वॉल एंड द माइट्रल वॉल, ठीक है। तो इन सब जो तीनों जो वॉल दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट वॉल, ये सेकंड एरोटिक वॉल और पल्मोनरी वॉल, ठीक है, इन वॉल्व का स्टेनोसिस हो जाना, ठीक है, इट मींस उनके अंदर नैरोनेस आ जाना, उसी कंडीशन को हम जो एरोटा के बीच में वॉल के अंदर स्टेनोसिस होगी तो एरोटिक वॉल स्टेनोसिस रहेगा, पल्मोनरी वॉल के बीच में जो कनेक्शन के बीच में स्टेनोसिस हो जाएगा तो पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन बनवाने वाले उस वॉल के अंदर यदि अल्ट्रेशन आ जाएगा तो माइट्रल वॉल स्टेनोसिस हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग का क्लैरिफिकेशन, एरोटिक वॉल, पल्मोनरी वॉल एंड द माइट्रल वॉल stenosis. As the valve alteration, the mitral valve stenosis, the aortic valve stenosis and the pulmonary valve stenosis, ठीक है, it is and the congenital obstructive cardiac lesions, ठीक है, means जो ये valve की जो stenosis वाली कंडीशन है, ठीक है, as like aortic valve and the mitral valve and pulmonary valve, ठीक है, और उन सब का स्टेनोसिस कंडीशन, ठीक है। तो एरोटिक valve stenosis, mitral valve stenosis and the pulmonary stenosis, ठीक है, इट मींस ये सब it is and the congenital obstructive cardiac lesion, ठीक है, मींस जो congenital जो कार्डियक डिसऑर्डर्स के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स वाला अल्ट्रेशन वाला जो ग्रुप है क्लासिफिकेशन के अंदर, उसी का एक टाइप है जिसके अंदर एज कैरेक्टराइज्ड बाय, ठीक है, मतलब उसके अंदर कैरेक्टराइजेशन अवेलेबल रहता है नैरोड एंड द ऑब्स्ट्रक्टिव, मतलब उसके अंदर या तो नैरो या फिर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ऑफ द किन का माइट्रल, एरोटिक और द पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। Then next the etiological factor means ऐसे जो फैक्टर जो इस कंडीशन को लीड कर होने का चांस हो सकता है, ठीक है, सेम एज अदर, ठीक है, इट मीन्स कि इससे पहले जो साइनोटिक और असाइनोटिक या फिर जो इससे पहले वाले जो ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन वाली जो अल्ट्रेशन हमने डिस्कशन किया, ठीक है, तो उनके अंदर भी यही कॉज था कि एग्जैक्ट जो कॉज है उनका अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ठीक है। तो सेम वैसे इसका भी हम जो प्री एस्टिमेशन हम कर सकते हैं कि मे बी ये भी जीन्स और क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटी की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर रेडिएशन एडवर्स इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और टेरोडोजेनिक इफेक्ट मतलब जो टेरोडोजेनिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने की वजह से भी ये वॉल्व इनके अंदर जो माल फॉर्मेशन का चांस हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट मैटरनल इलनेस, तो मैटरनल इलनेस की वजह से भी जो उसका ऑर्गेनोजेनेसिस हो रहा होता है उस टाइम के अंदर डिफॉर्मिटी होने का चांस हो सकता है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड द etiological factor which leads the valve alterations condition as in aortic valve, mitral valve and the pulmonary valve stenosis. Okay, as after the introduction and the etiological factors which will leads the valve alteration conditions, ठीक है। Then next the pathophysiologic mechanism the baby with the valve alteration, ठीक है, means जो बेबी है, ठीक है, जिसके अंदर मे बी इन तीनों वॉल्व के स्टेनोसिस वाली कंडीशन में से किसी बेबी के अंदर
कंडीशन है जो वॉल्व के अंदर अल्टरेशन है, ठीक है, वो मे भी पल्मोनरी वॉल्व के अंदर स्टेनोसिस हो सकती है, इसके माइट्रल वॉल्व के अंदर स्टेनोसिस वाली कंडीशन हो सकती है, या फिर उसके एरोटिक वॉल्व के अंदर स्टेनोसिस वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन में से यदि कंडीशन इसके अंदर अवेलेबल है चिल्ड्रंस के अंदर, तो उसके अंदर जो सर्कुलेशन का क्या जो प्रोसेस उसका मैकेनिज्म क्या रहेगा सर्कुलेशन का, ठीक है, तो वो उनसे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो एज एग्जांपल एग्जामाइन दैट उसके अंदर एरोटिक वॉल्व स्टेनोसिस वाली कंडीशन है, ठीक है, नॉर्मली एरोटिक वॉल्व होता है, ठीक है, तो इसके अंदर एरोटिक वॉल्व का नैरो वॉल्व मतलब ये वॉल्व नैरो होने की वजह से क्या होगा, इस रजिस्टर इन जो रिजल्ट मतलब इसकी नैरो होने की वजह से क्या रिजल्ट रहेगा, रजिस्टर इन द इजैकुलेट द सफिशिएंट अमाउंट इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। इट मींस कि ये एरोटिक वॉल्व है, ठीक है, तो इस एरोटिक वॉल्व का काम ये होता है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो एरोटा के अंदर भेजने के लिए ये वॉल्व रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, मींस हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम के अंदर सर्कुलेट करने के लिए ये वॉल्व रेस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसी वॉल्व के द्वारा ही लेफ्ट एट्रियम के जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इस वॉल्व के द्वारा पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करने के लिए जाता है, ठीक है। बट ड्यू टू द नैरो वॉल होने की वजह से रिजल्ट इन द इसके रिजल्ट ये निकलेगा रजिस्टर इजैकुलेट सफिशिएंट अमाउंट इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, मींस इसके अंदर जितना अवेलेबल कार्डियक आउटपुट होना चाहिए, ठीक है, तो वो कितना कार्डियक आउटपुट है वो सफिशिएंट मात्रा के अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, इसका रीजन क्योंकि ये नैरो हो चुका है, ठीक है, इसके अंदर जाने का जो रास्ता जो नॉर्मल होना चाहिए उतना उसके अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द ब्लड इन द सेम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लीड्स द ओवरलोड एंड द हाइपोट्रॉफी, ठीक है, मींस इसकी वजह से क्या होगा, इस वाले जो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ही सारा ब्लड भरा हुआ रहेगा और धीरे धीरे वो अपना साइज है वो बड़ा कर लेगा, ठीक है, इसका साइज बड़ा हो गया और उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोड पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से जो लेफ्ट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता रहेगा, लेफ्ट एट्रियम सोचता है कि ये आगे ब्लड भेज रहा है, ठीक है, बट ये बेचारा ब्लड उसके भेजने में जो सक्सेस नहीं हो पाता है, क्योंकि वॉल्व जिसके द्वारा जाने का होता है उसके अंदर रुकावट आ गई है, ठीक है, इसके वजह से खुद के अंदर ही वो भरता रहता है और धीरे धीरे एनलार्जमेंट और उसके ऊपर ओवरलोड होता रहता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म रहेगा जब बेबी के अंदर एरोटिक वॉल्व के अंदर प्रॉब्लम रहेगी तो, ठीक है। देन नेक्स्ट कंडीशन आती है यदि बेबी एरोटिक वॉल्व यदि उसका सही है, ठीक है, पर उसी के अंदर जो माइट्रल वॉल्व है, ठीक है, उसके अंदर डिफेक्ट है, ठीक है, अभी इसके अंदर देखिए कि इसका एरोटिक वॉल्व यदि सही है, ठीक है, बट उसी दूसरे बेबी के अंदर यदि माइट्रल वॉल्व यदि उसके अंदर डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर ड्यू टू द नैरोड वॉल्व, ठीक है, माइट्रल वॉल्व नॉर्मली जैसा होना चाहिए तो वो सर्कुलेशन प्रॉपर्ली होगा, ठीक है, बट डिजीज कंडीशन के अंदर ड्यू टू द नैरोड, ठीक है, मतलब नैरोइंग कंडीशन होने की वजह से इट्स रिजल्टिंग इन द रजिस्टर द इजैकुलेट द सफिशिएंट अमाउंट फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर द सफिशिएंट कार्डियक आउटपुट, ठीक है, मींस सिस्टमिक सर्कुलेशन को जो लेफ्ट वेंट्रिकल से भेजी जाती है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ ब्लड जो एरोटा के अंदर छोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के अंदर इजीली जाएगा क्योंकि इसके अंदर एरोटिक वॉल्व सही है, बट इसके अंदर अगली बार खराब क्या है, माइट्रल वॉल्व, ठीक है, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को यदि कनेक्शन करता है, ठीक है, ये जो वॉल्व है वो माइट्रल वॉल्व, ठीक है, इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बाइकस्पिड मतलब दो कप शेप का वॉल्व, ठीक है, तो इस माइट्रल वॉल्व के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड दिया
जाता है, ठीक है। इस लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को जो ब्लड दिया जाता है फॉर द कार्डियक आउटपुट, मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर भेजने के लिए जो ब्लड दिया जाता है वो नहीं सफिशिएंट अमाउंट के अंदर नहीं भेजा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन जो वॉल्व होता है उसके अंदर जो उसकी ओपनिंग होती है वो कम होती है, ठीक है, और इसकी वजह से रुकावट उसके अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसकी वजह से क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम ओवरलोड एंड द हाइपरट्रॉफी, ठीक है। इसकी वजह से जो आपकी बार जो नीचे वाला पोर्शन उसके अंदर एनलार्जमेंट हुआ था, बट इस कंडीशन के अंदर जो लेफ्ट एट्रियम है ऊपर वाला पोर्शन होता है उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट एट्रियम वाला पोर्शन है उसके ऊपर जो ब्लड है वो इसके अंदर ही रह पाएगा, ठीक है। जैसे ही पल्मोनरी वेन से इसके अंदर आएगा, फिल्टर हुआ जो ब्लड होता है वो आएगा, आगे पहुंचाने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाना था इसको, बट वो नहीं जा पा रहा, तो इसी के अंदर ही इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, और अपना जो साइज होता है वो बड़ा कर लेता है, ठीक है। इसकी वजह से लेफ्ट एट्रियम हाइपरट्रॉफी और उसी के ऊपर ज्यादा से ओवरलोड वाली कंडीशन इसके अंदर अराइज होती है, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म जब बेबी के अंदर माइट्रल वॉल्व का स्टेनोसिस वाली कंडीशन उसके अंदर अवेलेबल रहती है, तो ठीक है। Then next, if the children have the aortic wall is also normal and the mitral wall is also normal, ठीक है, बट इस जो बेबी के अंदर दूसरी प्रॉब्लम जो पल्मोनरी वॉल्व है उसके अंदर अब की बार यदि स्टेनोसिस है तो क्या होगा, ठीक है। यदि चिल्ड्रन के अंदर एरोटिक वॉल्व भी नॉर्मल है, ठीक है, माइट्रल वॉल्व भी वो भी नॉर्मल है, ठीक है, बट एक कंडीशन थे कि जिस बेबी के अंदर जो पल्मोनरी वॉल्व होता है वो उसके अंदर स्टेनोसिस है, ठीक है। तो इसी केस के अंदर क्या होगा कि जस्ट पल्मोनरी वॉल्व नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। वो उस डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए उसको पल्मोनरी वॉल्व पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर भेजा जाता है, उसके अंदर उसका गैसेस एक्सचेंज होता है, फिल्ट्रेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको फिल्टर करवाने के लिए पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर भेजने के लिए एक वॉल्व होता है पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। वहां से इस पल्मोनरी वॉल्व के जो कनेक्शन होता है वो पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल को कनेक्टेड रखता है, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर ऐसा होगा कि राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी का जो कनेक्शन करवाता है, ठीक है, द पल्मोनरी वॉल्व उसके अंदर अब की बार जो रेजिस्टेंस या उसके अंदर नैरोइंग या ऑब्स्ट्रक्शन उसके अंदर रुकावट अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, ड्यू टू द नैरोड वॉल्व के नैरो होने की वजह से, ठीक है, रिजल्ट इन द रेजिस्टेंस एजेकुलेट द सफिशिएंट अमाउंट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी को सफिशिएंट अमाउंट के अंदर गैस जो फिल्ट्रेशन करने के लिए जो ब्लड होता है वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इसकी वजह से इनडायरेक्टली जो हमारे बॉडी के अंदर भी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए कम अमाउंट के अंदर अवेलेबिलिटी होगी, वेनस ड्रेनेज होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। वेनस ड्रेनेज बेसिकली इट मींस जो फिल्टर होने के बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ऑक्सीजन में जो कन्वर्ट हो जाता है वो वेनस ड्रेनेज कहलाता है, ठीक है। तो जो राइट वेंट्रिकल से यदि कम अमाउंट ही जाएगा फिल्टर होने के लिए तो बाहर आने वाला वो भी कम अमाउंट के अंदर ही होगा, तो वेनस ड्रेनेज होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट, इसकी वजह से क्या होगा, द राइट वेंट्रिकल हाइपोट्रोफी एंड द ओवरलोड, ठीक है। इसके अंदर जो राइट वेंट्रिकल से यदि ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल वाला पोर्शन है उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा लोड होता है वो क्रिएट होगा और इसकी वजह से वो धीरे धीरे इसकी साइज के अंदर एनलार्जमेंट हो जाएगा। तो कंडीशन नोन एज द राइट वेंट्रिकुलर ओवरलोड या
राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो ये अलग अलग जो बेबी के अंदर यदि अलग अलग वाल्व की यदि अल्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो ये मैकेनिज्म उनके अंदर रहता है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड टू द वाल्व अल्ट्रेशन इन द चिल्ड्रंस, ठीक है। देन नेक्स्ट, आफ्टर द पैथोफिजियोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ द वाल्व अल्ट्रेशन डिसऑर्डर्स, देन नेक्स्ट इट्स clinical manifestation, ठीक है। whatever the symptoms may noticed in the baby with the valve alteration, ठीक है, मतलब कोई भी valve का alteration, ठीक है, जैसे कि pulmonary valve का mitral valve या फिर aortic valve का ये stenosis वाले कंडीशन उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐसे बेबी के अंदर क्या जो अल्ट्रेशन वाली कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो उसी के अंदर टैकिपनिया वाली कंडीशंस में से ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन का लेवल यदि पूरी तरह से ब्लड अमाउंट जो जितना सफिशिएंट अमाउंट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से यदि पल्मोनरी जो आर्टरी के बीच में जो वॉल्व होता है, पल्मोनरी वॉल्व के अंदर यदि ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो थोड़ा बहुत अमाउंट ही वो फिल्टर होके आएगा, ठीक है, और थोड़ा बहुत अमाउंट होता है वो पूरी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा, ठीक है। देन इनडायरेक्टली देखिए कि बाई चांस ब्लड है वो प्यूरिफाई हो भी गया, ठीक है, तो प्यूरिफाई हुआ ब्लड भी यदि पूरी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट के अंदर सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उसका जो प्यूरिफिकेशन होना भी कुछ मतलब का नहीं रहेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो बॉडी के अंदर यदि बोले ऑक्सीजनेटेड हो जाए या फिर डीऑक्सीजनेटेड रहे, ठीक है, बट फिर भी बॉडी के अंदर जो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन का लेवल और जो रिक्वायरमेंट रहती है वो पूरी नहीं होने की वजह से टैकिपनिया वाली कंडीशंस होती है, जिसकी वजह से ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने की वजह से जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तो ठीक है, तो उसका टर्म रहेगा टैकिपनिया, ठीक है। देन नेक्स्ट टैकिकार्डिया, ठीक है, मींस हार्ट के अंदर कुछ भी अबनॉर्मलिटी होने की वजह से हार्ट का जो ऑटोमेटिकली जो एक स्टिमुलेशन होता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बढ़ा देता है, उसको लगता है कि मेरे के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, ठीक है, तो उसकी वजह से वो पहले से अपना कार्डियक आउटपुट होता है वो बढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, ठीक है। देन नेक्स्ट शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ मतलब इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फटाफट जो ब्रीदिंग पैटर्न लेना, एक ब्रीदिंग पैटर्न वो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का जो नॉर्मल टाइम होता है वो पूरा करने से पहले ही फटाफट दूसरी ब्रीदिंग का हो जाना, ठीक है, जैसे कि इज लाइक, ठीक है, तो फटाफट जो ब्रीदिंग पैटर्न इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वो स्पीड के अंदर होता है, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ऑक्सीजन का लेवल जो सेल के अंदर कम, हाइपोक्सिया वाली कंडीशन, एनोक्सिमिया मतलब जो ब्लड के अंदर जो जो ऑक्सीजन का लेवल कम, एनोक्सिमिया। देन नेक्स्ट ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से स्किन के ऊपर ब्लूइश डिस्कलरेशन आएगा, साइनोसिस वाली कंडीशन। देन नेक्स्ट हाइपोटेंशन, ठीक है, मतलब ब्लड का अमाउंट होगा वो सर्कुलेशन के अंदर कम होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, क्योंकि एरोटा के अंदर भी सफिशिएंट अमाउंट होता है वो फिल्टर करने के लिए नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से हाइपोटेंशन मतलब बीपी होगा वो लो हो जाएगा, वो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, ठीक है, मीन्स एक्सरसाइज इंटॉलरेंस मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, तो वो एनर्जी नहीं होने की वजह से जो ऑक्सीजन होगा तो सेल का जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो ऑक्सीजन की कम जो प्रेजेंट के अंदर जो एक्टिविटीज होती है वो परफॉर्म नहीं की जाएगी और इसकी वजह से फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो इनटॉलरेट मतलब उसको सहन नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पुअर फीडिंग, ठीक है, मतलब फीडिंग होगा वो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट रहेगी, खाने पीने में उसको डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है, वो ब्रेस्ट फीडिंग यदि करता है तो वो नहीं करेगा या फिर ईटिंग करता है तो वो भी अच्छी तरह से नहीं करेगा, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट चेस्ट पेन, मतलब चेस्ट वाले पोर्शन के अंदर यदि पल्मोनरी जो
वॉल या फिर माइट्रल वॉल, एरोटिक वॉल के खराब होने की वजह से जो चैम्बर्स होता है, जैसे कि लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट हो गया, ठीक है, और ये यदि राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल यदि एनलार्जमेंट हो गया, तो हार्ट का कोई भी स्ट्रक्चर यदि बड़ा हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो पेन का सेंसेशन होगा ही, ठीक है। तो इसकी वजह से हार्ट वगैरह स्ट्रक्चर वो चेस्ट के अंदर रहे तो चेस्ट पेन वो फील हो सकता है, ठीक है। डिजीनेस एंड सिंकोप, ठीक है, मीन्स उबासी वगैरह आएगी या फिर जो सी रहेगा वो चकराने लग जाएगा, मतलब जी मचलने लग जाएगा और थोड़ी जैसे वो नींद जैसा आने लग जाएगा। इस वे के अंदर जैसे सोएगा तो इस वे के अंदर नींद जैसा आने लग जाएगा और चक्कर के जैसा उसके अंदर सीन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसकी वजह से रीजन, क्योंकि जो ब्रेन को ऑक्सीजन का लेवल होता है वो हायर अमाउंट के अंदर जरूरत रहता है, तो ऑक्सीजन का जो फिल्ट्रेशन नहीं होने की वजह से ऑक्सीजन का लेवल जो ब्रेन के अंदर कम होने की वजह से डिजीनेस और सिंकोप, सिंकोप इट मीन्स कि जो जी मचलना वाली कंडीशन उसके अंदर नोटिस की जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिले वेट गेन, ठीक है, और डिले वेट गेन मतलब जो सेल्स को सफिशिएंट अमाउंट के अंदर जो सर्कुलेशन सब्सटेंस वो नहीं मिल पाने की वजह से सेल का मेटाबॉलिज्म और उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा तो वेट गेन होगा, वो डिले हो जाएगा, मतलब एज के अकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये पल्मोनरी वॉल, माइट्रल वॉल और एरोटिक वॉल के अंदर ये सिम्टम्स होता है वो कंबाइंड उसके अंदर शो होते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इन द वॉल्व अल्ट्रेशंस। Then next after the valve alteration clinical manifestation, ठीक है, मीन्स valve alteration वाली कंडीशंस के अंदर कौन कौन से जो साइन एंड सिम्टम्स वो आप नोटिस करते हैं, ठीक है। Then next जो valve alteration वाली कंडीशन कौन सी है, ठीक है, तो उसको जो एक्यूरेटली कंफर्मेशन करने के लिए जो लेबोरेटरी जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम करवाते हैं, ठीक है। उसी के अंदर फर्स्ट वन सेम इज हिस्ट्री कलेक्शन हम करेंगे, मतलब जो प्रीवियस कोई रिकॉर्ड्स वगैरह है, ठीक है, हेल्थ प्रोफाइल उसके पास में यदि अवेलेबल है, ठीक है, उसके एंटीनेटल जो विजिट्स की जो फाइल्स वगैरह उसके साथ में यदि कुछ रिपोर्टिंग्स वगैरह है तो वो हम उसके अंदर चेकआउट हम करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके फैमिली मेंबर्स के साथ में हम डिस्कशन करेंगे, उनका इंटरव्यू हम कंडक्ट करेंगे, वो हमको कुछ इंफॉर्मेशन होगा वो हम उसके द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो उसको को रिलेटेड करना है इसके इजियोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो अभी साइन एंड सिम्टम्स आपके सामने जो नोटिफाई कराए गए वो उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं, तो उनको एनालिस्ट हमको करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट चेस्ट का एक्सरे, ठीक है, चेस्ट का एक्सरे यदि करेंगे तो उस चेस्ट के एक्सरे के अंदर हमको दिखेगा कि हार्ट के जो बहुत सारे पोर्शन है वो एनलार्जमेंट हो गए, ठीक है। एज लाइक यदि ये वाला पोर्शन यदि एनलार्जमेंट है तो कौन सा कंडीशन हो सकता है, एरोटिक वॉल का, ठीक है। यदि एज एग्जांपल ये नॉर्मल है, ठीक है, और ये जो लेफ्ट एट्रियम है वो एनलार्जमेंट है, ठीक है, तो माइट्रल वॉल का स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जहां पे इस एरिया के जो चैम्बर्स के अंदर एनलार्जमेंट यदि है तो उसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पल्मोनरी वॉल, माइट्रल वॉल या फिर एरोटिक वॉल का स्टेनोसिस है, ठीक है। देन नेक्स्ट ईसीजी, मतलब जो हार्ट का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है उसका फंक्शनल जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के द्वारा हम उसके अंदर जो वेव्स निकलते, ठीक है, तो उस वेव्स का जो स्टडी करने के बाद में पता लगा सकते हैं कि कौन से वॉल के अंदर डिफॉर्मिटी है, ठीक है। यदि जो लेफ्ट चैम्बर जो वेंट्रिकल वाले के अंदर यदि डिफॉर्मिटी होगी तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर डिफॉर्मिटी रहेगी, या फिर जो एट्रियल वाला जो पोर्शन है उसके अंदर यदि रहेगा तो पी और जो टी वेव्स होते हैं उसके अंदर डिफॉर्मिटी उसके अंदर वेरिएशंस होगी वो रहती हैं, ठीक है। तो ईसीजी होती है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम उसके अंदर देखते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट एक कार्डियक कैथेटराइजेशन मींस एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं जो बड़ी वेन के द्वारा वो डायरेक्ट हार्ट के अंदर एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जो हार्ट का स्ट्रक्चर वगैरह
जो ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, वहां से कोई टिश्यू सैंपलिंग वगैरह लेना है तो वो सब उसके द्वारा हम ले सकते हैं, ठीक है। तो वो कार्डियक कैथेटराइजेशन भी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर हम कर सकते हैं। फॉर द कंफर्मेशन ऑफ वाल्व अल्ट्रेशन, कोई भी वाल्व अल्ट्रेशन कौन सा है तो उसका हम आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन मेजर फॉर द वाल्व अल्ट्रेशन। ओके, देन नेक्स्ट वन द मैनेजमेंट ऑफ द वाल्व अल्ट्रेशन, ठीक है। मीन्स इस वाल्व अल्ट्रेशन को डायग्नोस्टिक करने के बाद में इसका मैनेजमेंट हम किस वे के अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट करने के लिए द नो मेडिकल मैनेजमेंट इज अवेलेबल, इसके रिलेटेड भी ऐसी कोई दवाई अवेलेबल नहीं है जो उस वाल्व को ओपन कर दे, ठीक है। तो इसके अंदर भी हमको कोई मेडिकल मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं रहेगा, ओनली उसके अंदर नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। एज लाइक बैलून एंजियोप्लास्टी, ठीक है। बैलून एंजियोप्लास्टी का मतलब एक वाल्व है, ठीक है। ये एज एग्जांपल एक जो वाल्व है वो बहुत ही नैरो हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर एक बैलून होता है, वो हम उसके अंदर हमने इंसर्ट किया, ठीक है। ये जो एक बैलून है वो हमने इसके अंदर इंसर्ट किया। इस बैलून को हम फुलाएंगे तो इस बैलून के फूलने के साथ साथ में ये वाल्व है वो भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर से ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें से ब्लड होता है वो इजीली उसके अंदर आसानी से फ्लो कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट दूसरा आएगा सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट इट मीन्स जो वाल्व सर्जरी करने के साथ में उस वाल्व को करेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। एक आएगा वाल्वोटॉमी एंड वाल्वोप्लास्टी, ठीक है। वाल्वोटॉमी इट मीन्स कि वाल्व को पूरी तरह से रिमूव कर देना, ठीक है। जो खराब वाल्व है उसको रिमूव करने के बाद में जो नया जो बनाया वाल्व है वो उसकी जगह के ऊपर हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। वो तो आता है वाल्वोटॉमी, मतलब जो पुराना जो खराब वाल्व था उसको रिमूव कर देना है, और रिमूव करने के बाद में जो आर्टिफिशियली जो बनाया जो वाल्व होता है वो उसकी जगह पर हम अटैच कर देते हैं, ठीक है। उसको हम वाल्वोटॉमी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वाल्वोप्लास्टी, ठीक है। वाल्वोप्लास्टी का मतलब होता है कि जो वाल्व खराब हो चुका है, ठीक है, उसको ही वापस हमको करेक्शन करना है, मतलब उसके अंदर जो ओपनिंग नैरो हो चुकी है उसको हमको डायलेट करना है, मतलब उसके अंदर हमको उसको रिमूव करना है, जो पार्ट खराब हो चुका है उसको निकाल देना है, ठीक है। मतलब उसी के अंदर ही हम करेक्शन करके उसको ठीक करते हैं, ठीक है, रिपेयरिंग करते हैं, उसको हम वाल्वोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दीज आर द मैनेजमेंट फॉर द वाल्व अल्ट्रेशन, ठीक है। मतलब वाल्व पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व या एरोटिक वाल्व, उनके अंदर स्टेनोसिस वाले कंडीशन के अंदर इनका मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाल्व अल्ट्रेशन होता है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। इसी के साथ में कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स इन द चिल्ड्रंस की जो कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होती है वो कंप्लीटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स होती है, जो कंजेनाइटल के अलावा कंजेनाइटल ग्रुप के अंदर हमने असाइनोटिक, साइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कसिंग करेंगे जो एक्वायर्ड जो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब बर्थ होने के बाद में उनका जेनेटिक जो कंजेनाइटल बर्थ के टाइम से ही वो अवेलेबल नहीं होती, वो बर्थ होने के बाद में उसके अंदर अराइज होती है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।